गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने इंडोक्राइन ग्लैंड चैप्टर से सारे टॉपिक को क्लियर कर दिए हैं और इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का क्या काम है, मिक्स ग्लैंड कौन से एंजाइम और कौन से हार्मोन्स का स्राव करते हैं, इसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसे कि मिक्स ग्लैंड नाम से पता चल रहा है कि मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि का मतलब किसी न किसी दो ग्रंथियों का आपस में मिश्रण किया गया होगा, तब इस प्रकार की ग्रंथि का निर्माण किया गया होगा। इसलिए इसका नाम लिखा गया है मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड। तो मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत दो ग्लैंड आते हैं। पहले ग्लैंड को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा जो ग्लैंड है वो है इंडोक्राइन ग्लैंड। इन दोनों ग्लैंडों के द्वारा पहला जो ग्लैंड है एक्सोक्राइन के द्वारा सिक्रीट किया जाता है एंजाइम, अर्थात इनके द्वारा एंजाइम निकाले जाते हैं और इनके द्वारा हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है। लेकिन मिक्स ग्लैंड है तो मिक्स ग्लैंड में एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव होता है, और वो कौन सा ग्लैंड है जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सिक्रीशन करता है। तो वह जो ग्रंथि है उसका नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द एंजाइम एंड हार्मोन्स। ठीक, एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करने में सहायकफुल है कौन? पैंक्रियाज। ठीक, इतना बात क्लियर हो गया। अब आते हैं पैंक्रियाज क्या है। ठीक, पैंक्रियाज हमारे ऑसोफेगस वाली जो नली है, जब आता है स्टोमक से मिलता है तो स्टोमक से पुनः एक पतली नली निकलती है जिसे हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। ड्यूडेनम कैपिटल सी के आकार की संरचना बनाती है और इसी कैपिटल सी के आकार से लगा हुआ एक पत्ती नुमा संरचना होता है जिसे कहते हैं पैंक्रियाज। ठीक, ये ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम सी के आकार का ड्यूडेनम, और ये पत्ती के आकार का क्या है? पैंक्रियाज है। ठीक, ये पत्ती की लाइक स्ट्रक्चर पैंक्रियाज, और इस पैंक्रियाज की जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर लंबा ये पैंक्रियाज होता है, और ये पैंक्रियाज 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहले भाग को हेड, दूसरे भाग को बॉडी और तीसरे भाग को टेल के नाम से जानते हैं। अर्थात हेड, बॉडी और टेल मिलकर के पैंक्रियाज का निर्माण करते हैं, और पैंक्रियाज का जो कलर होता है पिंक कलर का, साथ ही साथ येलो कलर के होते हैं। ठीक, पिंक कलर, येलो कलर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनकी संरचना है, और इनके द्वारा 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। 2 तरह के हार्मोन्स नहीं, सॉरी, 2 मतलब एक हार्मोन्स और एक एंजाइम। एंजाइम और हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं जो पैंक्रियाज का काम है। अब आते हैं पैंक्रियाज जो बना है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, हमने बता दिया कि 3 भागों से मिलकर तो बना है, लेकिन मेनली जो पैंक्रियाज है उसका 2 भाग है। पहले भाग को कहते हैं पैंक्रियाटिक एसिनी और दूसरे भाग को कहते हैं, पहले भाग को पैंक्रियाटिक एसिनी और दूसरे भाग को कहते हैं पैंक्रियाटिक स्टोमा। जो पैंक्रियाटिक एसिनी है वह एक्सोक्राइन ग्लैंड का भाग है, स्टोमा जो है इंडोक्राइन ग्लैंड का भाग है। अब पहला देखा जाए एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये बनाएगा पैंक्रियाटिक एसिनी। ठीक, पैंक्रियाटिक एसिनी का मतलब है कि इसमें
छोटे छोटे गोलनुमा संरचना जिसे लोबुल्स कहते हैं, इस लोबुल संरचना के द्वारा पूरा पैंक्रियाटिक भरा होता है। पूरा पैंक्रियाज क्या है, उस गोले नुमा संरचना से पूर्ण रूप से भरी होती हैं और उसी गोले जो संरचना है, जो गोलनुमा संरचना है, उसी से क्या आता है, एंजाइम का सिक्रीट किया जाता है। जैसे कि ये लीफ है, तो लीफ के अंदर छोटे छोटे लोबुल्स लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं पैंक्रियाटिक एसिनी, और यही जो लोबुल्स है रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। ठीक, ये पूरे पैंक्रियाज का 90 से 98% भाग को क्या करते हैं, कवर करते हैं। 90 से लेकर के 98% का भाग कवर करते हैं। जो दूसरा भाग है इंडोक्राइन का भाग, ये इंडोक्राइन जो भाग है ये 10 से लगाए 2% भाग को कवर करेंगे और इनके द्वारा हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाएगा। ठीक, यह हार्मोन्स किस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा स्राव किया जाएगा, उसका नाम है इस्लेट्स ऑफ लैंगर हैंस। इस्लेट्स ऑफ लैंगर हैंस के द्वारा हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाएगा, जो पैंक्रियाज का 10 से 2% भाग कवर करता है। अब आगे आया जाए कि आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस का क्या काम। अभी तो बताएं कि ये आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस हार्मोन तो स्राव करेंगे, लेकिन ये कितने तरह के हार्मोन स्राव करेंगे इसके बारे में। आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। ठीक, आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस जो हैं 4 प्रकार से, या ये आइलेट्स ऑफ लैंगर का जो बॉडी है 4 भागों या 4 सेल्स से मिलकर बना हुआ है। पहला जो भाग है उसे कहते हैं अल्फा सेल। आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस 4 सेलों से मिलकर बना है, जिसका पहला भाग जो है अल्फा सेल, दूसरा भाग जो है बीटा सेल, तीसरा जो भाग है वो गामा सेल, और चौथा जो भाग है वो पीपी सेल। इस तरह से आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस के 4 सेल हैं। चारों सेल के सहायता से आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं कि अल्फा सेल का क्या काम। अल्फा सेल जो है, ये जो सेल है वह हार्मोन्स का सिक्रीट करता है, ग्लाइकोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन, और ये आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस का 20% भाग कवर करता है। ठीक, जो पहला अल्फा सेल था वह आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस का 20% भाग कवर करता है और इसके द्वारा ग्लाइकोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है। दूसरा है बीटा सेल। बीटा सेल जो है यह 50% भाग आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस का कवर करता है और इनके द्वारा इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। अब तीसरा है गामा सेल। गामा सेल जो है ये आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस का 5% भाग कवर करता है और इस गामा सेल के द्वारा जो हार्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं उसको कहते हैं सोमैटोस्टैटिन। ठीक, और लास्ट पीपी सेल। पीपी सेल किसी भी प्रकार का हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं करते। पीपी सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मदद करते हैं गामा सेल का,
करते हैं गामा सेल का, और ये भी 5% भाग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को कवर करते हैं। इस तरह से चारों सेल हुए। अब आते हैं कि ग्लाइकोजन जो है इसका क्या काम, ग्लाइकोजन जो हार्मोन्स निकल रहा है इसका क्या काम है। तो ग्लाइकोजन जो हार्मोन्स हैं रिस्पांसिबल होते हैं 2 प्रकार की प्रक्रियाओं को पूरा करने में, जिसे कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस और दूसरा है ग्लाइकोजियोलाइसिस। ठीक, पहला है ग्लाइकोनियोजेनेसिस और दूसरा है ग्लाइकोजियोलाइसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत फैट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में और एमिनो एसिड को भी कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन में। ये बात क्लियर हो गया कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस रिस्पांसिबल होते हैं फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए और एमिनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए। अब आते हैं दूसरा प्रक्रिया, ग्लाइकोजियोलाइसिस क्या है। तो ग्लाइकोजियोलाइसिस के प्रक्रिया में ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, तब किया जाता है जब हमें ग्लूकोज की अधिक आवश्यकता पड़े या जिस दिन हम भोजन नहीं करते हैं उस दिन हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तब ये ग्लाइकोजन जो हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं एमिनो एसिड प्रोटीन में, फैट जो हैं ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन के फॉर्म में सबसे ज़्यादा ब्लड में जो ग्लूकोज पाया जाता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में सबसे बड़ा योगदान लीवर का होता है। लीवर ही ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास रखता है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तब उस समय यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और हम अपना दैनिक कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। ये हो गया। अब अगला आता है इंसुलिन, जो दूसरा सेल है बीटा सेल। तो इंसुलिन का क्या काम, इंसुलिन को देखा जाए। इंसुलिन की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं बेंटिंग एंड बेस्ट, ठीक, बेंटिंग और बेस्ट नाम के साइंटिस्ट ने इंसुलिन की खोज की और इन्होंने बताया कि इंसुलिन जो होते हैं ब्लड में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन हो सके। अर्थात ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा मतलब कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही रहे, बाकी क्या करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। यही इंसुलिन का काम है। लेकिन अगर अधिक मात्रा में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है तो बीमारी बन जाते हैं, जिसको कहते हैं डायबिटीज। ठीक, डायबिटीज वाले रोगी को अत्यधिक यूरिन त्यागने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनमें यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन वाटर को एब्जॉर्बेशन करने की क्षमता उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वैसोस्पिरिन नाम का जो हार्मोन्स होता है, वैसोस्पिरिन क्या कर देता है, नेफ्रॉन को आदेश देता है कि अधिक से अधिक मात्रा में वाटर का एब्जॉर्बेशन करें। जब वाटर का एब्जॉर्बेशन अधिक होने लगता है तो यूरिन ब्लैडर में यूरिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण यूरिन हर आधे घंटे पौन घंटे पर त्यागना पड़ता है, क्योंकि ब्लैडर हमेशा यूरिन से फुल होने लगता है, इसलिए यूरिन त्यागते हैं। इस प्रकार के बीमारी को कहते हैं डायूरेसिस। ठीक,
ग्लूकोज की अधिक मात्रा से डायबिटीज, यूरिन अधिक त्यागने से डाययूरेसिस, और इस बीमारी को पूर्ण रूप से कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाने से हाइपरग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इसी हाइपरग्लाइसीमिया के अंतर्गत डायबिटीज और डाययूरेसिस वाले रोग आते हैं। ये रहा इंसुलिन। अगला है गामा सेल या सोमैटोस्टैटिन सेल। सोमैटोस्टैटिन सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं HTS हार्मोन्स या GH हार्मोन्स। इसे कहते हैं सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स। इसे सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हार्मोन्स जो होते हैं डीएनए और आरएनए के अमाउंट को बढ़ाते हैं, अर्थात उनका संश्लेषण करते हैं। जब संश्लेषण करेंगे तो उनकी अमाउंट बढ़ेगी, और जब उनका अमाउंट बढ़ेगा तो उन्हीं के अनुपात में प्रोटोप्लाज्म की मात्रा भी बढ़ेगी। जब प्रोटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ेगी तो सेल में डिवीजन करने की क्षमता आएगी, और जब सेल में डिवीजन करने की क्षमता आएगी तो ह्यूमन का विकास और वृद्धि होना शुरू हो जाता है। अर्थात ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं शरीर की ग्रोथ और शरीर का डेवलपमेंट करने में, और इस हार्मोन्स को कहते हैं सोमैटो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स, और ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। ठीक, और तीसरा है चौथा पीपी सेल। पीपी का फुल फॉर्म है पैंक्रियाज पेप्टाइड सेल। पैंक्रियाज पेप्टाइड सेल ये गामा सेल का सिर्फ मदद करते हैं शरीर के विकास और वृद्धि में। ठीक, इस तरह से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के चारों पार्ट हमने क्लियर कर दिया। अब आता है अगला कि इनकी अधिकता और इनकी कमी। तो अधिकता से बता दिए कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो डायबिटीज, और कमी अगर शरीर में हो जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बौनापन का शिकार हो जाएगा। क्योंकि जब इस हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं किया जाएगा तो HTS और GH हार्मोन्स शरीर में नहीं निकलेंगे और व्यक्ति की लंबाई क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे हाइपोसिक्रीशन। अर्थात इस हार्मोन्स की कमी से व्यक्ति बौनापन और अधिकता होने से हाइपरग्लाइसीमिया का रोग उन्हें हो जाएगा। ये हमारा था मिक्स ग्लैंड में पैंक्रियाज का टॉपिक। और लास्ट एक और ग्लैंड है एक्स्ट्रा ग्लैंड, जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इस ग्लैंड के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या है। इस चैप्टर का लास्ट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड प्रजनन ग्रंथियां, इसमें दो तरह की ग्रंथियां हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स और फीमेल के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स। मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ठीक, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। यही टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स है प्रोडक्शन किसका करता है? स्पर्म का। ठीक, दूसरा है फीमेल। फीमेल के केस में ओवरी, यह ओवरी जो है 3 तरह का एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। पहला जो है एंजाइम जो है पहला जो हार्मोन्स है वो एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा हार्मोन्स रिलैक्सिन। ठीक, 3 हार्मोन्स फीमेल के केस में। मेल के केस में एक हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। अब आता है एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन जो है इसका क्या रोल है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स महिलाओं में मैच्योरेशन साइकिल, साथ साथ मेमोरी ग्लैंड,
मैच्योरेशन साइकिल के साथ साथ मेमेलरी ग्लैंड के विकास में सहायता करते हैं। कौन सा हार्मोन्स? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। दूसरा हार्मोन्स क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है ब्रेस्ट के साथ साथ यूटेरस के विकास में मदद करते हैं। और लास्ट है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन्स बर्थ टाइम, बर्थ के समय जब बच्चा बर्थ करता है तो उस समय वेजाइनल आर्गन सर्वाइक्स को चौड़ा करते हैं और वेजाइनल आर्गन में यूटेरस को सिंक्रोनाइज करने का सहायता करते हैं, जिसके कारण बच्चा आराम से पैदा हो सके। ठीक, ये था रिप्रोडक्टिव आर्गन। और इसके पहले हमने पढ़ाया पैंक्रियास। इस तरह से इंडोक्राइन एक बहुत बड़ा चैप्टर था जो आज कंप्लीट कर दिए। पुनः अगले लेसन का हम पुनः वीडियो बनाएंगे। ठीक, यहाँ तक के लिए धन्यवाद।